हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे होगे नीट के लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशन और एरर से। ये टॉपिक बहुत आसान है और क्वेश्चंस भी एंट्रेंस में इससे बहुत नॉर्मल बनता है। अगर हम देखें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है और उसके बाद हमारे पास एरर आता है। लेकिन यहां डायमेंशन सिग्निफिकेंट फिगर से जब क्वेश्चन आता है तो उसके साथ दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए रहते हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उससे ज्यादा होते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसमें परसेंटेज एरर का क्वेश्चन रहता है ज्यादातर यहां से। ठीक, उसके बाद अगर हम एरर की बात करें तो हम लोगों के पास डायमेंशनल एनालिसिस का ही थोड़ा सा पोर्शन इसके साथ ज्वाइंट होकर हमारा न्यूमेरिकल बनता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ये। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं या तो मुश्किल तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज समझिए कि जब भी हमारे पास परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे जब भी कहा जाएगा कि टोटल परसेंटेज निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इसकी पावर देखेंगे। तो वो 3 है, इनटू कर देते हैं ए। 3 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी पावर है 3। प्लस का साइन लगाते हैं, फिर 3 इंटू बी करेंगे। उसके बाद सी लिखेंगे। ये डिवाइड में है लेकिन हम फिर भी इसके साथ प्लस ही लगाएंगे और सिर्फ सी लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है। उसके बाद लगाते हैं हम 1/2 डी। अब यहां जो वैल्यूज हमें गिवन होंगी ए बी सी डी की, वो वैल्यू हम रखेंगे, हमारा आंसर आएगा। चेक करते हैं। 3 इंटू ए जब हमने किया तो ए की परसेंटेज एरर था हमारे पास ये, प्लस 3 करते हैं इंटू बी के लिए हमारे पास परसेंटेज एरर था 1%, प्लस सी के लिए हमारे पास परसेंटेज एरर है 3, प्लस 1/2 डी के लिए हमारे पास है 4। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। प्लस माइनस हम लोगों को लगाना जरूरी होगा, याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी बार इस जैसा क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग अब देखते हैं इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, और ये आप लोगों को खुद करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ बताता हूं कि कैसे करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन √c डी क्यूब। आप लोगों को a की वैल्यू गिवन है 2%, b की वैल्यू गिवन है 3%, c की वैल्यू गिवन है 4% और d की वैल्यू गिवन है 2%। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके पूछा जाता है इस तरह से कि अगर हमारे पास रेडियस में जो एरर है, रेडियस एरर हमें अगर 2 दिया हुआ है, मतलब 2% एरर है, तो सरफेस एरिया ऑफ इस स्फीयर में कितना होगा। अब जरा याद रखिए कि हमें यहां फॉर्मूला याद होना चाहिए सरफेस एरिया का, तो वो होता है 4πr²। अब यहां हमारे पास r की वैल्यू 2 इंटू आर कर देंगे क्योंकि यहां पावर 2 है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम में होता तो 4/3 पाई आर क्यूब करते, तो हमारे पास यहां फॉर्मूला जो बनता वो होता 3 इंटू आर। जो आर की वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत हुई जब जब हमसे कहा गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हमसे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। अब यहां r की वैल्यू हमें गिवन थी, वो थी मान लीजिए 5%, और h की वैल्यू हमें यहां 2% है। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 2
इज इक्वल टू 7%। अगर हमसे सरफेस एरिया के बजाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहा जाता तो ये पाई की वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे। अब आर में मान लीजिए हमें 2% एरर दिया है और इसमें हमें 3% एरर दिया है, तो पहले 2 इंटू 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो ये हो गया 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 7%। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। इसी तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर हमारा आता है। आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है उसको क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आंसर उसका क्या रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे ताकि हमारा आंसर सही आए। वो जो पॉइंट हमें याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए कि कभी भी हमारे पास x इज इक्वल टू टी प्लस का a लिखा है, तो जो इसका यूनिट होगा वही इन दोनों का मिलाकर भी होगा। मान लीजिए इसका मीटर है तो इन दोनों का मिलाकर भी मीटर होगा। अगर ये सेकंड है तो इन दोनों का मिलाकर भी सेकंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं एक चीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था अगर हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था जो कि होता था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहता है कि अगर ये डिस्टेंस है मीटर है तो ये वाली चीजें भी मीटर ही होंगी। जरा देखिए, ये हमारे पास स्पीड है या फिर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये भी सेकंड, तो ये हो गया मीटर। मीटर और मीटर, इधर भी इसका यूनिट यही आएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और टाइम के साथ हम लगाएंगे यहां सेकंड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो याद रखिएगा कि मीटर मीटर दोनों मीटर ही रहे, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के जो डायमेंशंस होंगे, ये मेरा राइट हैंड है, आप लोगों के लिए लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो डायमेंशंस होंगे वो सेम होते हैं। अगर कोई चीज किसी के साथ ऐड हो रही है तो हमेशा दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर हमारे पास यहां ये t टाइम है तो डायमेंशन a और b के बताइए। याद रखिएगा ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स बराबर होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का फॉर्मूला हो जाए, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं m1 l1 t माइनस 2। अब ये जो F होगा वो इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन को अब आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास हो गया m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू a और t। जब ये t इसके नीचे जाएगा तो यहां आकर ये जब ऊपर जाएगा, ये यहां से यहां आ गया, अब ये जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब a हो गया हमारे पास m1 l1 t माइनस 3। अब ऑप्शन में देखेंगे हम तो हमारा ऑप्शन a आ गया, हो गया आंसर। b का निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग b का निकालना चाहते हैं अब वो क्या करेंगे कि f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर कर देते हैं। अभी मैंने लॉजिक बताया कि क्यों ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये, इसका आप लोगों को खुद करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे करना होता है। ये वाला सवाल मैं आप लोगों को अभी बता चुका, इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जरा देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका
4, 1 2 3 4 जितने नंबर होते हैं काउंटेबल उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ 0 आ गया तो सिर्फ एक नंबर सिग्निफिकेंट होता है जिसको हम 1 कंसिडर कर देंगे। अगर हमारे पास इसके बीच में पॉइंट आ गया तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 5 है तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट होगा। अगर हमारे पास 3.0009 है तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 5, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम दिया हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 थे, लेकिन अगर हमें कभी ऐसा गिवन हुआ कि इसके आगे कोई यूनिट लगा दिया गया, मान लीजिए रुपीस, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी, तो सारे नंबर ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर हमारे पास कोई भी नंबर 0 के साथ आ गया और यहां कोई नॉन जीरो नहीं रहा, ये भी 0, तो सिर्फ एक नंबर सिग्निफिकेंट होगा, वो होगा 3। आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसको पेन और कॉपी लेकर लिखिएगा ताकि याद रहे। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर प्रेशर, ये याद रखिएगा, ये वंडरवॉल इक्वेशन है, ठीक। वंडरवॉल इक्वेशन के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताई एक तरकीब कि V और B का हमेशा सेम होगा। जो यूनिट होगा V और B का सेम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ माइनस हो रहे हैं। अगर प्लस भी होते तब भी यही कंडीशन होती। अब हमसे कहा जाता है कि डायमेंशन ऑफ A बताइए। जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। P is equal to AV स्क्वायर। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। अब प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो यहां हमारे पास m की वैल्यू आती है kg और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां m स्क्वायर और है तो ये हो गया हमारे पास kg मीटर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती होगी। इसका मतलब हमारे पास प्रेशर का यूनिट, अगर हमें प्रेशर का यूनिट डायरेक्ट याद था तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। अब यहां ये V कह रहे हैं कि ये है वॉल्यूम, इसका मतलब इसका यूनिट होगा मीटर की पावर क्यूब। लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी है तो यहाँ स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा kg अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हो गया m की पावर 6 इज इक्वल टू 8। इसको इससे कैंसिल किया तो m की पावर बची 5। जब m की पावर 5 बची तो इसका मतलब लेंथ हमारे पास 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। यूनिट होगा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा हमें बताना था, तो इसका आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मैं इसकी वैसे एक ट्रिक बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा अर्ग पर केल्विन, क्योंकि इसका यूनिट जो होता है वो जूल पर केल्विन होता है और जूल की जगह हम अर्ग लिख सकते हैं। अर्ग और जूल में रिलेशन क्या होता है याद रखिएगा कि 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत अच्छा सवाल है। अब जरा समझिए, ये है एरर से। अगर हम एरर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास L इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक। अगर हमारे पास L की वैल्यू L1 इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस माइनस 2 mm है और L2 की वैल्यू हमें दी है 3 मीटर प्लस माइनस 3 mm। तो अब हम क्या करेंगे, L1 और L2 को ऐड करने के लिए
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 8 मीटर प्लस माइनस 5 mm। याद रखिएगा एरर को हम ऐड कर देंगे और जो लेंथ होगी उसको भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि L1 माइनस L2 बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इसको इसमें से माइनस करते 2 मीटर, लेकिन ये एरर अभी भी ऐड ही हो जाते, तो ये हो जाता हमारे पास 5 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस माइनस 5 mm, क्योंकि एरर हमेशा ऐड ही होता है। अब यहां क्वेश्चन जब आया एंट्रेंस में तो उसमें कहा गया कि ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, अब बताइए अंडर रूट ए बी किसके बराबर होगा। तो ये हमने देखा प्लस और माइनस के लिए। अब हम देखते हैं अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तब, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए क्या करते हैं जरा देखते हैं जल्दी से। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया कि इस वैल्यू को y मान लिया और अंडर रूट कर दिया। अब जब हम a और b को अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, जिसकी वैल्यू आती है ये। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 1.29 है L1 और L2 की वैल्यू है 1.9, ठीक। अब हमसे पूछा जाता है कि L1 इंटू L2 बताइए, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट चीज होगी जो कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, तो आंसर हमेशा कम वाला आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि आंसर हमेशा कम वाला आएगा, 2 वाला आंसर आएगा, मतलब जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक। हम सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा हमारा, ठीक। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको काउंट कर लेंगे। अब जरा आते हैं इस पे, मान लीजिए हमारे पास यहां हमने अंडर रूट ये कर दिया, तो हमारे पास यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और यहां भी 2 हैं, तो आंसर 2 वाला आएगा। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थी। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो ये बचा और ये बचा, क्योंकि ये भी कर दिया, इसमें 1 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको हो सकता है ये 1.4 हो, चेक कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब क्या करते हैं, डेल्टा y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यहां y की वैल्यू लेकर जाते हैं, y की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि आई है 1.414, ठीक है। इसको डायमेंशनल सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, अपॉन 2। अब यहां डेल्टा a और a की वैल्यू निकालेंगे, आप लोगों को आंसर बताना है इसका क्या रहा है सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये भी हमारा एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसमें हमारे पास परसेंटेज एरर बताना है, रेसिस्टेंस में कितना होगा अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इतना है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू अगर हमारे पास ये है तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, जो कि ओम्स लॉ हमसे कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें R निकालना है तो V अपॉन I होगा। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां डिवाइड हो रहा है तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखिए, R की वैल्यू हो जाएगी इसको इससे डिवाइड करके, ठीक है। R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन I, तो V की वैल्यू हमारे पास ये है और I की वैल्यू है ये, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहां से पहले 10 निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ डेल्टा का मतलब होता है जो एरर होता है वो, ठीक। इसी तरह से यहां भी जो एरर होगी वैल्यू उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो कि एंट्रेंस में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, आप लोग बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। सरफेस टेंशन का क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी का। यहाँ जो ये Q है ये हीट है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ये चार्ज होगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग
स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लोग याद रख लें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जरूर इसको अच्छी तरह पढ़ लिएगा ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छी हो जाए। थैंक यू।